Subscribe now and press the bell icon. Hello, sir. I'm a student. Sorry, stop. I'm Okay, fresher. okay, so you are a fresher, Vaibhav? Okay. And anyone experienced here? Anyone experienced in the room? No one? सारे freshers हैं? Okay, so सारे freshers हैं, मैं ये consider कर रहा हूँ, ठीक है? So we all are fresher here, no problem. We have 2 more members. So hi Fayaz, are you a fresher or experienced in markets? So no one experienced here, right? सारे के सारे freshers हैं? Yes, sir. Okay, no problem. Okay, so let's begin with today's demo session. तो मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि हम सारे के सारे इधर जो हैं फ्रेशर हैं आज, एंड वी विल कीप दिस क्लास टू अ वेरी बेसिक लेवल. ओके, सो सारे यहाँ पे फ्रेशर हैं, सबका एक ही पर्पस होता है स्टॉक मार्केट्स में आने का, टू अर्न सम इनकम, राइट? पैसा कमाने का ये पर्पस होता है जिससे कि हम स्टॉक मार्केट्स में आते हैं. तो विल स्टार्ट कि हम बेसिकली यहाँ पे मैं कंसिडर करूँगा कि यू ऑल आर अवेयर कि स्टॉक मार्केट्स होती क्या है, तो मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगा. आई विल जस्ट डायरेक्टली गो टू द पॉइंट कि स्टॉक मार्केट से हमारे पास एवेन्यूज क्या होते हैं पैसा कमाने के. एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन ना? Yes, sir. ओके, तो स्टॉक मार्केट्स में बेसिकली वी हैव 2 aspects. One is investing and the other one is trading. Okay, and I would request everyone to please mute yourself so that आपको मेरी आवाज़ अच्छे से क्लियर आए, and if you have any doubts आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो. Okay, so basically we have 2 things here. One is investing and one is trading. तो आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि बेसिकली इन्वेस्टिंग होती क्या है और ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है? तो जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं स्टॉक मार्केट्स में, तो इन्वेस्टिंग इज बेसिकली जहाँ पे आवर पर्पस इज टू एक्वायर एन एसेट with a goal of generation of income and appreciation over time. इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट में जो हमारा क्राइटेरिया रहता है वो रहता है एक एसेट को एक्वायर करने का, एंड उस एसेट के थ्रू एक रेगुलर इनकम बनाने का और उस एसेट की ओवर द टाइम वैल्यूएशन बढ़ाने का. सिंपल शब्दों में ये मतलब होता है इन्वेस्टमेंट का. ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली किस टाइप की हो सकती हैं, किस किस चीज़ों में इन्वेस्टमेंट हो सकती है? इन्वेस्टमेंट हम प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, हम स्टॉक्स में कर सकते हैं, हम गोल्ड में कर सकते हैं, कमोडिटीज में कर सकते हैं, बैंक में एफडीज में कर सकते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. काफ़ी सारे एसेट्स हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के.
हाउएवर आज जो हमारा पर्पस रहेगा वो स्टॉक मार्केट्स को डिस्कवर करना रहेगा। तो स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं स्टॉक्स में, तो हमारे दो पर्पस होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। एक जैसे हमने डिस्कस किया रेगुलर इनकम, और अदर वन इज एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल का मतलब है जो पैसा हमने लगाया ओवर द टाइम, कुछ समय बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो स्टॉक मार्केट्स में जब हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो रेगुलर इनकम हमें आती है डिविडेंड के फॉर्म में। नाउ डिविडेंड क्या होता है? जब हमने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसके शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो वो कंपनी उस पैसे को लगा के अपना बिजनेस करती है। अब बिजनेस करेगी तो प्रॉफिट भी कमाएगी। अब उस प्रॉफिट के दो पार्ट्स होते हैं। एक जो वो हम में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, हम में मतलब अपने शेयर होल्डर्स में, जिन जिन लोगों के पास उसके शेयर हैं। और दूसरा पार्ट होता है जो वो अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर लेती है अपनी बिजनेस के ग्रोथ के लिए। तो जो पार्ट हम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। ओके। एंड एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल होती है कि लेट सपोज आज हमने एक शेयर लिया है 1,000 रुपए पे, और हमने 5 साल होल्ड किया, और उस शेयर का जो प्राइस है वो 5 साल बाद हो गया 3,000। तो ये जो वैल्यूएशन बढ़ी 1,000 रुपए से 3,000 पहुंचने का जो सफर है, ये वेल्थ क्रिएशन है। मतलब आपको 5 साल तक रेगुलर डिविडेंड तो मिले ही, रेगुलर इनकम तो आई वहां से, और 5 साल बाद शेयर की वैल्यू भी बढ़ गई। इसको आप प्रॉपर्टी के एग्जांपल से समझ सकते हो कि सपोज हमने एक फ्लैट खरीदा, हमारा पर्पस क्या है उसमें? एसेट को एक्वायर करना, एक रेगुलर इनकम जनरेट करना जो कि हमें रेंट से मिलेगी, और ओवर द टाइम एसेट की वैल्यूएशन बढ़ना, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू आने वाले टाइम में ऑब्वियसली वो नहीं रहती जो आज थी। तो ये बेसिक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट का। ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इन्वेस्टमेंट जो है आखिर जरूरी क्यों है? इन्वेस्टमेंट जरूरी क्यों है? एक सिंपल सी बात है। देखिए कि हर एक की लाइफ में गोल्स होते हैं अपने। किसी की लाइफ में कोई सपोज एक गोल है कार लेने का, किसी की लाइफ में गोल हो सकता है अपना घर खरीदने का, मे बी अपनी बेटी की शादी करना, या कुछ भी। तो जब हमें पैसा जोड़ना है तो हमें वो कहीं इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए, एक रेगुलर इनकम बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स नीडेड होती हैं। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज आपने एक कार खरीदनी है, 2023 चल रहा है, आपने सोचा एक कार खरीदनी है मैंने। अब आप इसके लिए पैसा जोड़ना शुरू करते हो। आप हर महीने कुछ पैसा जोड़ते हो, और 2025 में आपका टारगेट है एक कार खरीदने का। ठीक है। लेकिन जो आज उस कार की वैल्यू है, क्या 2 साल बाद उतनी रहेगी या वो वैल्यू बढ़ जाएगी? ऑफ कोर्स वो कार उतने की नहीं मिलेगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसे हम कहते हैं महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन। तो उस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि सपोज 2 साल पहले एक कार 2 लाख रुपए की थी, तो आज वही कार 3 लाख रुपए की है। अगर आपने 2 लाख के हिसाब से पैसा जोड़ा होता तो 2 साल तक पैसा तो जोड़ा होता, लेकिन 2 साल बाद कार ना आ पाती, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। तो यहाँ पे पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे दो पर्पस होते हैं, रेगुलर इनकम और कैपिटल ग्रोथ। तो 2 साल में जो हम पैसा जोड़ते हैं वो ओवर द टाइम बढ़ता है, एंड हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं उस टाइम की महंगाई के हिसाब से। क्लियर? अब एक इन्वेस्टमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे हेल्पफुल होती है। 1990 की बात करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी सिखाई जाएगी क्या? सॉरी सर, इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी सिखाई जाएगी?
सर वो भी सिखाई जाएगी। इसके बाद हम ट्रेडिंग वाले पार्ट पे आ रहे हैं, क्योंकि दो पार्ट्स हैं, एक इन्वेस्टिंग है और एक ट्रेडिंग है। तो अभी इन्वेस्टिंग का बस कवर करके नेक्स्ट आ रहे हैं ट्रेडिंग में, क्योंकि कुछ लोग इन्वेस्टमेंट में भी जो है इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे आ जाएगा। तो लेट सपोज गोल्ड हमारा 1990 में जो है, लेट सपोज क्या एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि 3,000 रुपए का था पर 10 ग्राम्स, और आज के टाइम में 2023 में उसकी वैल्यू जो है 60,000 रुपए हो चुकी। तो दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, करेक्ट। तो जब हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं और उसको लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो उसकी एक वैल्यूएशन बढ़ती है। सिमिलरली स्टॉक्स की बात करें, अगर हम आज स्टॉक मार्केट्स की बात कर रहे हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें या किसी अच्छे स्टॉक में हमने पैसा लगाया होता, तो यहाँ पे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल ही दिखा देता हूँ कि ₹1 लाख इन्वेस्टमेंट इन दिस स्टॉक टर्न्स 11 करोड़ इन 15 ईयर्स। अभी मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये ET नाउ का आर्टिकल है कि किसी ने 1977 में अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 11 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, ये पर्पस होता है जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सर ये वाला टॉपिक एक बार दोबारा से बताना। विच वन? ये वाला टॉपिक एक दोबारा से बताना है मेरे को। स्टॉक वाला जो अभी हमने डिस्कस किया, स्टॉक वाला, यस स्टॉक वाला। ठीक है। जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, देखो अब गोल्ड जो था वो 1990 में 3,000 रुपए पर 10 ग्राम का रेट था, राइट। 2023 में उसका रेट 60,000 रुपए हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम रिटर्न निकालेंगे तो हमें 9% पर एनम की रिटर्न आती है। अब यही बात अगर हम स्टॉक मार्केट्स में देखते हैं तो रिटर्न्स कई ज्यादा हो सकती हैं अगर हम अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकें। तो अगर हमने सपोज अच्छा एक स्टॉक पकड़ लिया, तो कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो स्टॉक मार्केट्स में आपको इतना पैसा भी दे जाते हैं। यहाँ पे बात हो रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, आप चाहो तो आर्टिकल बाद में पढ़ सकते हो गूगल करके। अगर किसी ने 1977 में 1 लाख रुपए रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगाया होता तो आज के टाइम पे उसकी वैल्यूएशन जो है 11 करोड़ रुपए की है। क्लियर है? यस, ओके सर। तो अब पॉइंट यही है कि देखो प्रॉपर्टी या कोई भी जब हम ऐसे खरीदते हैं तो हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं कि हमें कहाँ पैसा डालना चाहिए, कहाँ नहीं डालना चाहिए। तो ऐसे ही जब हम स्टॉक मार्केट्स में स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब भी हमें कुछ रिसर्च करनी पड़ती है कि हमें कौन से स्टॉक में पैसा डालना चाहिए और कहाँ नहीं डालना चाहिए। तो जो वो स्टडी है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सा शेयर आने वाले टाइम में मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे सकता है, उस स्टडी को हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि एक कंपनी को एनालाइज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। उसकी बैलेंस शीट कैसे देखते हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे देखते हैं, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या हैं, उसकी ग्रोथ क्या है, मैनेजमेंट कैसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आगे के प्लान्स क्या हैं, किस प्रोडक्ट में डील करती है। वो चीज़ें जब हम पढ़ते हैं, रेशो समझते हैं, तो वो सारा फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट होता है जो आपके कोर्स में हम कवर करेंगे अंडर फंडामेंटल एनालिसिस। क्लियर है? एनी डाउट? कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। नो सर, नो सर। परफेक्ट। हेलो सर, मुझे पूछना है। जी मैम पूछिए। जी मेरा इंटरेस्ट सिर्फ वन डे इंटरडे ट्रेडिंग में है, क्योंकि मैं इसमें ही काम करती हूँ। मैम अब तो इंट्राडे ट्रेडिंग पे ही आ रहे हैं आप नेक्स्ट ना। क्या आप उसको स्पेशल उसको ही सिखा सकते हैं मुझे? सॉरी क्या कह रहे हो मैम? क्या स्पेशल सिर्फ इंटरडे वाली ही सिखा सकते हैं मुझे, क्योंकि मुझे यस कैंडल ये सब सीखना है। हाँ जी मैम वो भी सिखा सकते हैं। हम उसी पार्ट पे आ रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया ना कि दो पार्ट्स होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट और एक ट्रेडिंग। तो अब हमने इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट कर लिया, अब ट्रेडिंग वाले पार्ट पे आ रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ठीक है सर। ठीक है मैम। तो नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा जो हमने डिस्कस किया, एक था इन्वेस्टिंग, एक था ट्रेडिंग। तो अब हमने समझ लिया इन्वेस्टिंग क्या होती है। नाउ अब हम समझते हैं ट्रेडिंग क्या होती है।
ट्रेडिंग का बेसिकली मतलब होता है खरीदना और बेचना, ठीक है। तो ट्रेडिंग में हमारा ना ऐसा कोई पर्पस नहीं होता कि हमें कोई एसेट एक्वायर करना है या हमें उसको होल्ड करके 10, 15, 20 साल तक छोड़ना है। यहाँ पे हमारा पर्पस ना बहुत छोटा होता है। यहाँ हमारा पर्पस रह जाता है कि किसी भी एसेट में, हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, जैसे किसी भी स्टॉक में एंट्री लेना और मुनाफे पे एग्जिट ले लेना। जैसे कि आप एक एग्जांपल देखो, ये निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ एक ट्रेडर का पर्पस क्या होगा ना कि उसका ये नहीं है कि मैंने इन्वेस्ट किया और छोड़ दिया। उसका यहाँ पे पर्पस रहेगा कि नीचे एंट्री लो और जब प्राइस ऊपर जाए काट दो, और जो भी प्रॉफिट आया वो आप घर ले जाओ, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग जो है वो एक शॉर्ट टर्म है। यहाँ पे एक ट्रेडर का पर्पस होता है सुबह पोजीशन बनाई, शाम को काटी, जो मुनाफा आया घर लिया। सर ये वन डे ट्रेडिंग वाला एक बार मुझे मतलब स्टार्टिंग से बता दीजिएगा सर एक बार। ये दोबारा से बताऊं आपको? यस सर। ओके, तो ट्रेडिंग में बेसिकली यहाँ पे एक जो ट्रेडर है, इसका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि मार्केट के मूव्स को कैच करना। अब मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या है उसको इससे मतलब नहीं है। उसको यहाँ पे सिर्फ इतना मतलब होता है कि निचले भाव पे खरीदना और जैसे ऊपर जाए बेच देना, या ऊपर वाले भाव पे खरीदना और जैसे नीचे आए खरीद लेना वापस। तो इन शॉर्ट उसका पर्पस रह जाता है छोटे छोटे मूव एक्वायर करना और वहां पे प्रॉफिट बनाना। और यहाँ पे उसका जो व्यू है वो शॉर्ट टर्म होता है। 1 दिन का हो सकता है, 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फंडामेंटल्स तो काम करते नहीं हमारे, क्योंकि कोई भी कंपनी का फंडामेंटल रातों रात या 1 दिन में तो बदलता है नहीं। तो ट्रेडर्स के लिए जो टूल है एनालाइज करने का कि कहाँ खरीदना है कहाँ बेचना है, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आप सब मोस्ट ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, राइट। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली हमें क्या हेल्प करता है, ये हमें एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट ढूंढने में हेल्प करता है। इस स्टॉक को कहां पे खरीदें और कहां पे बेचें जहां हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो और रिस्क कम से कम हो। तो अब हम इसी टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा आगे पढ़ेंगे। जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो बेसिकली यहां पे 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। एक आ जाता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग और दूसरा आ जाता है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। अब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कि नाम ही बता रहा है प्राइस एक्शन, कि प्राइस का कैसा एक्शन है, प्राइस क्या काम कर रहा है, प्राइस क्या दिखा रहा है। सर मिनिमम सर कितने रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं वैसे? सर वो आपके ऊपर है, आप जितने से स्टार्ट करना चाहें। स्टार्टिंग में तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम पैसों से स्टार्ट करो, धीरे धीरे एक्सपर्टीज लो, कोर्स करोगे आपको काफ़ी समझ आएगा कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आना लग जाए कि हाँ मुझे चार्ट्स देखने आ गए हैं, मैं अच्छी ट्रेडिंग कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे करके आप अपनी कैपिटल बढ़ा सकते हो, राइट। एंड कैपिटल तो ऑफ कोर्स यार ऐसी चीज़ है कि जितनी ज़्यादा होगी उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, है ना। तो अब हम बात करते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बेसिकली क्या होती है, जहां पे हम सिर्फ प्राइस का एक्शन देखते हैं कि भाव का चाल क्या है, भाव क्या कहता है, प्राइस क्या कहता है। अब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं जहां पे हम सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम्स देखते हैं, तो वहां पे कुछ टर्म्स आ जाती है इंपॉर्टेंट, जैसे कि ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्सेट्रा, ये चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। चार्ट पैटर्न्स आ जाते हैं। तो कोई भी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का ये बेस होता है, ये 4-5 चीजें समझनी जरूरी होती है, ठीक है। तो अब हम बार बार कह रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट रीड करते हैं, प्राइस रीड करते हैं,
तो चार्ट्स बेसिकली होते क्या है, चार्ट्स दिखते कैसे? ये एक लाइव चार्ट है आपका निफ्टी का, देख पा रहे हैं सब? और ये जो इस पे एक्शन हो रखा है, दिस इज बेसिकली प्राइस एक्शन, कि प्राइस ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है ओवर द टाइम। अब यहाँ पे देखोगे तो प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ से देखोगे तो प्राइस नीचे आ रहा है, एंड देन प्राइस ऊपर जा रहा है। दिस इज प्राइस एक्शन, ठीक है। अब हम जब चार्ट देख रहे हैं तो चार्ट भी 3 तरीके के होते हैं। एक तो ये हो गया कैंडलस्टिक चार्ट, ये आपको दिख रही होंगी, इसमें कुछ कैंडल्स बनी हुई ग्रीन और रेड कलर की। हर एक कैंडल की डिफरेंट शेप है, डिफरेंट साइज है। तो ये बेसिकली एक कैंडलस्टिक चार्ट होता है, विच इज गोइंग टू बी आवर मेन चार्ट इन डूइंग टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। दूसरा हमारा चार्ट आ जाता है सिंपल, एक लाइन चार्ट आ जाता है ऐसा। एक आ जाता है हमारा हिस्टोग्राम चार्ट। एनीवेज, हमारा जो फोकस रहता है वो इस वाले चार्ट पे ही रहता है, कैंडलस्टिक चार्ट्स पे। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि कैंडल्स बने हुए हैं काफी अलग अलग तरीके की, जो शेप्स एंड साइजेस बने हुए हैं काफी सारे। दीज आर दी कैंडल्स। अब टेक्निकल एनालिसिस समझने से पहले इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कैंडलस्टिक समझना। चार्ट्स को रीड करने से पहले हमें कैंडलस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या दर्शा रही है, इनका क्या मतलब है, करेक्ट। तो कैंडलस्टिक समझना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आज के डेमो सेशन में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। इससे पहले आप देखो कि कैंडलस्टिक्स होती क्या है। ओके, तो कैंडलस्टिक बेसिकली क्या होती है ना, कैंडलस्टिक आपको एक प्राइस की मूवमेंट दिखाती है। सपोज हमारे पास डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं, ये हमारे पास एक दिन का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, मतलब ये एक कैंडल जो है ना, एक दिन की प्राइस की मूवमेंट दिखा रही है, एक दिन में प्राइस ने कैसे काम किया। अब हम इसको अगर 1 घंटा कर देते हैं तो अभी एक कैंडल जो है ना, हमें 1 घंटे की मूवमेंट दिखा रही है कि 1 घंटे में प्राइस ने कैसे बिहेव किया। अब इसको आगे बढ़ने से पहले एक बार कैंडलस्टिक के बेसिक समझते हैं हम। तो ये हमारा स्टडी मटेरियल है जो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसी कैंडल दिख रही थी, रेड और ग्रीन वहां पे। इसकी इधर बुक मिलेंगी कि मतलब पीडीएफ? ये आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में सारा, और बाकी क्लास में आप जो पढ़ोगे नोट्स वगैरह बना सकते हो, फोटो वगैरह क्लिक करोगे आप, और लाइव एग्जांपल्स काफ़ी होते हैं, तो आप लाइव एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ सकोगे, राइट। तो अब हम इस टाइप की कुछ कैंडल्स देख पा रहे थे वहाँ, रेड और ग्रीन। यहाँ पे कुछ रेड कैंडल्स हैं, कुछ ग्रीन कैंडल्स हैं। तो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, देखो कैंडल में ना 2 चीजें होती हैं। एक होती है ये बॉडी, ये जो बीच में एक बड़ी सी बॉडी बनती है, इसको हम कहते हैं बॉडी, बॉडी ऑफ अ कैंडल। और ये जो ऊपर 2 विक्स दिख रही हैं, या जिसको आप हिंदी में कहते हो डंडी दिख रही हैं 2, इनको हम कहते हैं विक या फिर शेडो। अब कैंडलस्टिक दिखाना क्या चाहती हैं, देखो जब ग्रीन कैंडल होगी तो ये जो लोअर पार्ट होगा ना, इसका बॉडी का जो लोअर पार्ट है, जहां पे मेरा पॉइंटर है, इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था। सपोज हम एक दिन की कैंडल की बात कर रहे हैं, तो आज के दिन प्राइस इस लेवल पे ओपन हुआ था, और जो ऊपर वाला पॉइंट है बॉडी का, वो दिखाएगा क्लोजिंग प्राइस, और आज के दिन प्राइस यहाँ पे बंद हो गया। जो ऊपर वाली शेडो है और जो उसका टिप है, वो दिखाएगी कि आज प्राइस ने हाई कितना मारा। सिमिलरली नीचे वाली शेडो की जो टिप है, वो दिखाएगी आज प्राइस ने लो कितना मारा। तो आपको पूरे दिन का एक प्राइस एक्शन दिख गया कि आज मार्केट में हुआ क्या, मार्केट खुली कहां तक गई, कहां पे बंद हुई।
तो कैंडल स्टिक का पर्पस ये होता है। अब हम इसको यहाँ पे देखें अगर, तो सपोज ये वाली कैंडल है, एक दिन की कैंडल लगाते हैं, और सपोज आज की कैंडल है, तो आज की कैंडल में क्या मूव हुआ है ना, ऊपर आप देख रहे हो ये ओपन, हाई, लो और क्लोज जो दिख रहा है, इस पे नजर रखना। अब हमने इस वाली कैंडल पे पॉइंटर रखा, तो ये दिखा रहा है कि आज मार्केट 18,607 पे ओपन हुई, 661 तक गई और नीचे की तरफ 578 पे लो मारा और 633 पे मार्केट्स बंद हो गई। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल हमें दिखाएंगी कि ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है। और अगर वही कैंडल रेड बन जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा कि क्लोज प्राइस नीचे हो जाएगा और ओपन ऊपर हो जाएगा। मतलब जब मार्केट ऊपर खुलेंगी नीचे बंद होंगी तो एक लाल रंग की कैंडल बनेगी, जब मार्केट नीचे खुलेंगी ऊपर बंद होंगी तो एक हरे रंग की कैंडल बनेगी। क्लियर? अब आप अगर ये चार्ट देखो तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि मार्केट में हुआ क्या है। अब आपको दिख रहा है कि मार्केट में ग्रीन कैंडल ज्यादा है, रेड कम है फिलहाल। तो मार्केट इस दिन ऊपर गई, यहाँ पे भी ऊपर गई, यहाँ पे भी ऊपर गई। ये जो 3 रेड कैंडल है, यहाँ पे मार्केट खुली तो ऊपर लेकिन बंद नीचे हुई। राइट? दिस इज बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न्स। Now coming back to price action, next is trend. ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड जो है, ट्रेंड बेसिकली आप कह सकते हो हिंदी में दिशा। करेक्ट? मार्केट्स की दिशा क्या है, मार्केट्स ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। अब अगर हम इस चार्ट को देखेंगे तो यहां पे हमें एक ट्रेंड दिख रहा है कि मार्केट्स नीचे जा रही हैं। तो जब भी ऐसी फॉर्मेशन होगी जहां पे मार्केट्स ऐसे बिहेव करेंगी, यह आपको दिखाएगा एक डाउन ट्रेंड। अब अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पे एक हाई लगा, फिर यहां पे एक लो लगा, फिर यहां पे एक हाई लगा, यहां पे एक लो लगा, यहां पे एक हाई है और फिर लो है। करेक्ट? यहां पे भी सेम ऐसा है, एक हाई है, लो है, हाई है, लो है। तो यहां पे जो ये वाला हाई है, क्या वो पिछले हाई से नीचे है, पिछले हाई से छोटा है? ये वाला हाई बड़ा है, अगला हाई जो लगा वो पहले वाले हाई से छोटा है। राइट? तो हम इसको कह सकते हैं लोअर हाई। करेक्ट? और अब जो लो है ये वाला, क्या वो पिछले लो से ज्यादा नीचे है? तो हम इसको कह देते हैं लोअर लो। तो जब भी आने वाले हाइज पिछले वाले हाई से कम बड़े होंगे और जो लोज हैं वो पिछले वाले लो से ज्यादा लो होंगे, तो उस फॉर्मेशन को हम लोअर हाई और लोअर लो कह देते हैं। एंड दिस रिप्रेजेंट्स अ डाउन ट्रेंड। जब भी लोअर हाई लोअर लो बनेगा, इट विल बी अ डाउन ट्रेंड। ठीक है? सिमिलरली यहां पे हमें एक अप ट्रेंड दिख रहा है। यहां पे देखिए, यहां पे हमें एक अप ट्रेंड दिख रहा है। अप ट्रेंड कुछ इस टाइप से बनता है। जहां पे भी जो आपका हाई है, नेक्स्ट हाई प्रीवियस हाई से ऊपर जाएगा, तो उसको हम कह देंगे हायर हाई। एंड जो लो बनेगा वो पिछले वाले लो से ऊपर बनेगा, तो वो हो जाएगा हायर लो।
हायर हाई, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। हायर लो। तो जब भी ये पैटर्न बनेगा हायर हाई हायर लो का, इट विल शो यू अ अप ट्रेंड। इसका मतलब है कि मार्केट्स का ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो अभी हमने दो ट्रेंड्स पढ़े, एक अप ट्रेंड, एक लो ट्रेंड, सॉरी डाउन ट्रेंड। तो जब अप ट्रेंड होगा मार्केट में एक फॉर्मेशन होगी हायर हाइज हायर लोज की, जब डाउन ट्रेंड होगा एक फॉर्मेशन होगी लोअर हाइज लोअर लोज की। जब हम ये समझ लेते हैं ना कि ट्रेंड क्या है, तो हमें एक तो पता चल जाता है कि हमें मार्केट्स में अपनी पोजीशन किस तरफ बनानी है। अब मार्केट्स में डाउन ट्रेंड है सपोज, तो हमारा पर्पस रहेगा कि यहाँ पे हम मार्केट को बेचें, ऊपर के लेवल से बेचें और जब नीचे आए तो खरीदें। अब जिसको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता ना, हो सकता है कि वो यहाँ पे बाय कर ले, उसने कोई ट्रेंड नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, उसने कहा मैं मार्केट बाय कर लेता हूँ। अब हुआ क्या, एक नया लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, और वो अपने प्राइस पे एग्जिट ही नहीं कर पाया और इवेंचुअली उसको लॉस हो जाएगा। इसलिए मार्केट का ट्रेंड समझना सबसे जरूरी चीज है। अब अगर आपको ट्रेंड पता है ना और आप एक्सपर्ट नहीं भी हो, तब भी अगर आपने देख लिया ट्रेंड डाउन है, तो आप कहीं पे भी बाय कर लोगे ना, तो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप प्रॉफिट में निकल जाओगे। बाय कहाँ करना है कहाँ नहीं करना वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ जाते हैं। करेक्ट। तो अब हम एक बार सपोर्ट, दो ट्रेंड हमने देख लिए, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। तीसरा एक ट्रेंड होता है जब मार्केट में कोई दिशा ही ना हो, मार्केट सिर्फ एक रेंज के बीच में अटक जाए और वहीं पे ऊपर नीचे हो जा रही है, ना वो अप ट्रेंड में है ना ही वो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो आप वो यहां पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे दो लाइंस मार्क करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट्स ना तो ऊपर जा रही है ना ही नीचे आ रही है, इन दोनों के बीच में है। करेक्ट। जब इस टाइप की चार्ट फॉर्मेशन होती है तो इसको हम कहते हैं साइडवेज मूवमेंट या फिर कंसोलिडेशन, या फिर आप कह सकते हो कोई ट्रेंड नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमें जानना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी हमें एक नेक्स्ट टॉपिक पे ले आती है टेक्निकल एनालिसिस की, कि कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल। अब ये जो हमने लाइन खींची है नीचे की तरफ, ये एक सपोर्ट है। अब देखो मार्केट जब भी इस लाइन को टच कर रही है, यहाँ से वापस ऊपर जा रही है, फिर टच किया फिर ऊपर, फिर टच किया और सपोर्ट तोड़ा तो नीचे। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी सपोर्ट लाइन, एंड जो ऊपर वाली लाइन है वो हो जाती है रेजिस्टेंस लाइन, कि मार्केट्स इस लेवल के ऊपर नहीं निकल पा रही। अब एक बड़े इजी शब्दों में समझोगे ना तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सपोज हम एक रूम में खड़े हुए हैं, अभी रूम में बैठे हैं, हमारे ऊपर एक छत है और नीचे जमीन है। तो अगर आपके हाथ में एक पेन है और आप बहुत तेजी से उछालते हो, तो वो पेन ज्यादा से ज्यादा छत तक जा सकता है, वो छत से नीचे गिर जाएगा और ज्यादा से ज्यादा जमीन तक नीचे गिर सकता है। करेक्ट। तो यहाँ पे छत वाला जो पॉइंट हो गया वो रेजिस्टेंस हो गया, और जो फ्लोर हो गया वो आपका सपोर्ट हो गया। मतलब प्राइस ऊपर तो गया लेकिन छत से टकरा के वापस आ गया, और प्राइस नीचे तो गया लेकिन जमीन से उठ के फिर वापस आ गया। करेक्ट। तो अब प्राइस बेसिकली हमें दिखाता क्या है, प्राइस ना हमें दिखाता है डिमांड और सप्लाई। अब अगर किसी ने यहाँ पे थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसको पता होगा डिमांड और सप्लाई जहाँ पे मिलते हैं दैट इज अ प्राइस। जहाँ पे भाई आपकी डिमांड और सप्लाई मिल गए, एक बायर है वो 4 पे देने को तैयार है और एक सेलर है वो 4 पे लेने को तैयार है, जब दोनों मिल जाएंगे तो इट विल फॉर्म अ प्राइस। करेक्ट। तो वो एक प्राइस फॉर्म हो जाता है।
प्राइस चलता कैसे है, जब बायर और सेलर आपस में मिल गए तो बन गया प्राइस। अब अगर बायर्स बहुत ज्यादा है और सेलर्स बहुत कम है तो जाहिर सी बात है कि प्राइस ऊपर जाएगा। डिमांड बढ़ रही है मार्केट में तो प्राइस को ऊपर खींचेंगे वो। तो जब ऊपर खींचेंगे या तो वो रेजिस्टेंस तक जाएगा, और ज्यादा डिमांड होगी तो शायद वो रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देगा। और जब वो रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो फिर भी गेट अ ट्रेंडिंग मूव, फिर वहां से एक ट्रेंड मिलता है हमें ऊपर की तरफ का। क्योंकि इसका क्या मतलब हुआ कि बायर इतने ज्यादा हो गए कि उन्होंने सेलर्स को डोमिनेट कर दिया और वो मार्केट को ऊपर खींच के ले गए, है ना। सिमिलरली सेलिंग में भी यही आएगा, सपोर्ट तक तो प्राइस आ गया। अब यहां पे अगर सेलर्स हावी हो गए और इन्होंने प्राइस को सपोर्ट के नीचे तोड़ दिया तो ये प्राइस को और नीचे ले जाएंगे। तो जब हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड, सारी चीजें एनालाइज करते हैं, कैंडलस्टिक्स, डिमांड सप्लाई, इस कलेक्टिव स्टडी को ना टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। अब ये था प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन के अलावा टेक्निकल में एक पार्ट होता है आपका इंडिकेटर ट्रेडिंग, जो हमने यहां लिखा। नाउ व्हाट इज इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग? इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली आप ये कह लो कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हम अपने चार्ट्स पे लगाते हैं एंड वो हमें एक डायरेक्शन देते हैं या एक आइडिया देते हैं कि प्राइस किस तरफ जाने वाला है। जैसे नॉर्मल गाड़ी में एक इंडिकेटर होता है ना, हम राइट का इंडिकेटर देते हैं तो पीछे वाले को पता चल जाता है कि हाँ ये गाड़ी आगे से राइट मुड़ने वाली है। इंडिकेटर का भी वही काम है, वो आपको एक इंडिकेशन देते हैं कि प्राइस जो है ना आगे से ऊपर जा सकता है या प्राइस नीचे जा सकता है। अब हमारे पास इंडिकेटर्स भी कई तरह के होते हैं। आज बेसिक्स में एक डेमो में मैं आपको एक इंडिकेटर दिखाता हूं। ये जो नीचे लाइंस लगी हुई है ना, दिस देख पा रहे हैं सारे, जो नीचे इंडिकेटर लगा हुआ है, ये जहां पे MACD लिखा हुआ है, यहां पे पॉइंटर है मेरा। दिस इज अ MACD इंडिकेटर, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो आउट ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स एक इंडिकेटर हमारे पास ये भी होता है। इस इंडिकेटर की वर्किंग कैसे होती है ये देखो। इस इंडिकेटर का सिंपल डिटेल्स में तो हम बाद में पढ़ेंगे। सिंपल फंक्शनिंग क्या है कि जब भी ये ब्लू वाली लाइन इस रेड वाली लाइन को नीचे से काट के ऊपर जाएगी तो आपका प्राइस ऊपर जाएगा। अब अगर आप यहां पे देख पा रहे हो तो ये MACD लाइन, ब्लू वाली लाइन जो है जिसको हम सिग्नल लाइन कहते हैं, इसने रेड वाली लाइन को नीचे से काटा और ऊपर चली गई, राइट। एंड यहां पे आप प्राइस को देखो, क्या प्राइस भी ऊपर गया यहां पे? तो बेसिकली इसने हमें एक इंडिकेशन दे दिया कि प्राइस ऊपर जा सकता है और प्राइस ऊपर चला गया। सिमिलरली अब जब इसी वाली लाइन ने इसको ऊपर से नीचे काटा तो ये एक इंडिकेशन है कि प्राइस यहां से नीचे जाएगा, बियरिश कन्वर्जेंस। तो यहां पे देखो प्राइस नीचे चला गया। तो यू हैव टू फॉलो कि आपको प्राइस एक्शन भी देखते रहना है और इंडिकेटर आपकी हेल्प करते हैं आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने में। क्लियर? तो ये हमने एक इंट्रोडक्शन लिया है इंडिकेटर्स का। सिंगल इंडिकेटर, वो भी जस्ट एक ऊपर से बताया मैंने कि कैसे काम करते हैं इंडिकेटर्स। When we'll be doing classes तो इसमें पूरा एक सेशन होगा इसका कि इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। एक इंडिकेटर पे एक पूरा सेशन जाता है, एक दो सेशन भी चले जाते हैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग पे। क्लियर? अब हमने स्टार्टिंग में कैंडलस्टिक्स पढ़ी थी। कैंडलस्टिक्स का रोल भी क्या होता है इसने बताया। कैंडलस्टिक्स कैसे हेल्प करती है हमें प्राइस डिटरमाइन करने में। ठीक,
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स, काफी अलग अलग शेप और साइजेस की कैंडल देखी हमने। उन्हीं में से कुछ कैंडल्स की पर्टिकुलर शेप बनती है कि जब उस शेप की कैंडल बन जाती है तो वो भी हमें एक इंडिकेशन देती है कि अब क्या होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए, देयर इज अ कैंडल सिस्टम है, जस्ट अ सेकंड। यह जो अभी हमने ट्रेंड पढ़ा था, अपवर्ड ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स में एक कैंडल होती है हमारी, लेट्स गो फॉर हैमर, देखते हैं हैमर। तो जब भी आपको कुछ इस टाइप की कैंडल दिखती है ना, इस कैंडल का क्या मतलब है हैमर, ये कुछ इस टाइप की दिखेंगी, इस चार टाइप की। ये आपको चार कैंडल्स दिख रही है, इधर कैंडल्स दिख रही हैं जहां मेरा कर्सर है, दीज आर हैमर कैंडल्स। अब अगर हम इसको एनालाइज करें तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस यहां पे खुला, यहां बंद हुआ, लेकिन एक टाइम पे बहुत नीचे तक चला गया था, लेकिन जैसे ही नीचे गया वहां पे डिमांड आई, बायर्स एक्टिवेट हुए और प्राइस को वापस ऊपर खींच के ले गए, और बंद फिर वो ऊपर ही हुआ, राइट। तो हैमर की साइकोलॉजी ये कहती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे सेलर्स हावी तो बहुत हुए थे और प्राइस को नीचे तो ले गए थे, लेकिन वहां से बायर्स ने डोमिनेट किया और प्राइस को फिर ऊपर खींच गए और कुछ इस टाइप की कैंडल बना दी। अब जब भी आपको चार्ट पे इस टाइप की कैंडल दिखेगी ना, तो इट इज अ बुलिश कैंडल, स्पेशली व्हेन यू सी दिस काइंड ऑफ अ कैंडल एट द एंड ऑफ अ डाउन ट्रेंड। एक डाउन ट्रेंड कैंडल में जब ऐसी कैंडल दिखेगी ना, तो इट इज अ बुलिश कैंडल। इसको हम एक एग्जांपल से चेक करते हैं, कहीं हमें एग्जांपल दिख जाए इसका तो चार्ट्स में। सॉर्ट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ हैमर टाइप की कैंडल बनेगी, ये वाली। दिस कैंडल। और मे बी अगर हम और देखें तो कह सकते हो दिस वन, ये एक अच्छी कैंडल मिली है। दिस कैंडल देख पा रहे हो? तो ये हमें जब एक कैंडल दिखी तो इसने हमें कंफर्मेशन दी कि प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है। दिस इज अ हैमर कैंडल। ऐसी कैंडल जब बनती है ना, तो उसके बाद नॉर्मली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे प्राइस रिवर्सल लेगा और ऊपर जाएगा। अब प्राइस यहाँ से नीचे तो आया था इस पॉइंट से, बट यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर चला गया। तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। कैंडल स्टिक्स हो गए, चार्ट्स हो गए, इंडिकेटर्स हो गए। जब हम सब कुछ साथ में लगाते हैं तब हम अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी अप्रोक्सीमेटी को बढ़ा सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है और हमें क्या ट्रेड लेना है। क्लियर? तो अभी हम इतना ही करते हैं कैंडल स्टिक्स और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, क्योंकि आई एम कंसिडरिंग एवरीवन इज अ फ्रेशर हियर और हमने आज कैंडल स्टिक्स, ट्रेंड, काफी कुछ देख लिया है। तो अगर आपको इतना भी समझ आया है देन आई एम हैप्पी कि हाँ आप अच्छा समझ गए। इतनी ही एक्सपेक्टेशंस थी मुझे। यहाँ पे मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा कि इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस बंदे भी हो, कुछ ट्रेडिंग कुछ सीनियर्स भी हो, तो अगर आपको किसी चीज का क्वेश्चन है या कोई भी टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन है या किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी। Anyone have question? Yes, no, maybe.
सर हेलो या अच्छा हम लोग एग्जैक्टली मालूम कैसे होगा कि ट्रेंड लाइन हमको यहीं से ड्रॉ करना होता मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार प्लीज दोबारा रिपीट करेंगे? है एक्चुअली सर मतलब ये समझ में नहीं आता कि हम लोग को ट्रेंड लाइन ड्रॉ कहाँ से करना है। ओके, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कहाँ से करना है? ठीक है मैम, जैसे अभी हमने देखा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, राइट? पहले हम देखेंगे कि मार्केट्स में ट्रेंड है या नहीं है, ट्रेंड क्या है। अब सपोज ये एक हमें डाउन ट्रेंड तो दिख गया कि मार्केट्स नीचे आ रही हैं, और यहीं पे हमें एक आपका हायर हाई हायर लो का भी फॉर्मेशन दिख रहा है, सॉरी लो हायर लो एंड लोअर लो का। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ना, ट्रेंड लाइन के लिए अगर हम डाउन ट्रेंड के लिए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें दो रेजिस्टेंस को आपस में टच करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे हम बनाए ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड यहाँ से दिख रहा है, तो एक तो हमने ये रेजिस्टेंस पकड़ लिया और एक टच कर दिया हमने ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक है मैम, तो ये हमारी यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन गई एक। जब 2 पॉइंट्स टच हो जाते हैं ना तो आप उसको एक ट्रेंड लाइन कह सकते हो। अगर 3 पॉइंट्स टच हो तो और कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ ये ट्रेंड लाइन जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बनी है। और ट्रेंड लाइन भी आपको पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करती है जी है ना। तो ट्रेंड लाइंस अगर 2 टच होती हैं तो एक ट्रेंड लाइन बनती है। 2 से ज्यादा पॉइंट अगर आप टच कर पाते हो, 3 पॉइंट टच कर देते हो, तो वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन हो जाती है, उसकी कंफर्मेशन की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। ठीक है मैम, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? राइट नाउ तो अभी इतना ही है सर। ठीक है, तो अब कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, सो आई विल बी कंसीडरिंग कि दैट्स इनफ फॉर द डे एंड दिस वाज अ डेमो एंड वी विल बी डिस्कसिंग सेवरल थिंग्स जो आज हमने डिस्कस की। दिस वाज जस्ट अ बेसिक। एक एक इंडिकेटर पे वी हैव अ सेपरेट क्लास फॉर दैट एंड फॉर एवरी प्राइस एक्शन में जो जो हमने चीजें देखी, ट्रेंड लाइन, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, वी विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल। एंड that's all from myself and no question from you also, so I'll be taking your leave. Thank you so much for attending the session. If you have any other queries, counselor will be helping you. Thank you so much. Subscribe now and press the bell icon.